अगर उस रात मैं थाने जाके बयान ना देता तो शायद आज भी मैं खुद को समझाता रहता कि जो देखा था वो बस दिमाग का वहम था। लेकिन सच ये है कि 14 जून 2019 की रात मैंने रोहित मिश्रा को देखा था और पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि उस समय तक वो गायब हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आप सुन रहे हैं हॉरर जर्नी मेरे साथ। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं बैठा हूँ, बल्कि एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो आज भी मेरे लिए पूरी तरह साफ नहीं है। रोहित मिश्रा मुझसे करीब 4 साल बड़ा था। हम एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, साथ खेलकर बड़े हुए। पढ़ाई में वो मुझसे बेहतर था। बाद में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लग गया। शादीशुदा था, 5 साल की एक बेटी थी। घर ठीक ठाक चल रहा था। 14 जून 2019 दिन शुक्रवार था। मुझे तारीख इसलिए याद है क्योंकि अगले दिन मेरे चचेरे भाई की सगाई थी और मैं उसी सिलसिले में बाजार गया था। उस दिन दोपहर से ही बिजली नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बाजार में हमेशा की तरह भीड़ थी। मैं करीब 7:15 बजे तक बाजार में था। कुछ सामान लिया, फिर शाम चौराहे की तरफ से घर लौट रहा था। मेरी कलाई में घड़ी रहती है और घर पहुंचकर मुझे 8 बजे एक ज़रूरी फ़ोन करना था, इसलिए मैं बार बार समय देख रहा था। जब मैं श्याम चौराहे के पास पहुंचा तो सड़क के किनारे रोहित खड़ा दिखा। हल्की नीली शर्ट, गहरे रंग की पैंट और हाथ में मोबाइल। मैंने बाइक धीमी की और उसके पास रुक गया। मैंने कहा, अरे रोहित, यहाँ क्या कर रहा है? उसने मुझे देखा। चेहरे पर सामान्य भाव थे, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने हल्का सा कंधा हिलाया और कहा, बस एक काम से निकला था, घर जा रहा हूं। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, पर एक अजीब सा खालीपन था जिसे उस समय मैंने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? उसने नजरें एक पल के लिए सड़क की तरफ घुमाई और बोला, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा काम था। हमारी बातचीत 1.5 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं चली। मैंने घड़ी देखी तो 8:03 हो रहे थे। मुझे समय साफ याद है क्योंकि उसी समय मैंने फ़ोन निकालकर अपने भाई को कॉल किया था कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। रोहित ने कहा कि उसे जल्दी है और वो पैदल ही आगे की तरफ बढ़ गया। मैंने बाइक घुमाई और घर की तरफ निकल गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। रात करीब 9:30 बजे मोहल्ले में हलचल शुरू हुई। रोहित घर नहीं पहुंचा था। पहले सबने सोचा कि शायद साइट पर रुक गया होगा या किसी काम में फंस गया होगा, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रात 11 बजे तक खोजबीन शुरू हो गई। अगली सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। दोपहर तक पुलिस मोहल्ले में आ गई और आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। उसी समय पहली बार मुझे पता चला कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोहित को आखिरी बार 7:20 पर मेडिकल स्टोर के बाहर देखा गया था। फुटेज में वो 7:22 पर सड़क पार करता दिखा और फिर कैमरे की सीमा से बाहर चला गया। उसके बाद कोई फुटेज नहीं था। मैंने तुरंत कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि मैं उससे 8 बजे मिला था। पुलिस वाले ने मेरी तरफ सीधे देखते हुए पूछा, पक्का? मैंने बिना रुके जवाब दिया, हाँ, मेरी घड़ी में 8:03 थे। उन्होंने मेरा बयान लिख लिया, लेकिन उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि कई बार समय का अंदाजा गलत हो जाता है। मैं चुप हो गया, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं गलत नहीं हूं। घर आकर मैंने अपने कॉल लॉग देखे। मेरे फोन से भाई को किया गया कॉल 8:04 पर दर्ज था। इसका मतलब यह था कि 8:03 पर मैं रोहित से बात कर रहा था। तब सवाल यह था कि अगर 7:22 के बाद वो कैमरे में नहीं दिखा तो 8 बजे मैं किससे बात कर रहा था? अगले 2 दिन तक खोज जारी रही। नदी किनारे देखा गया, बस अड्डे पर पूछा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रोहित का फोन बंद था, बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ था और न ही किसी तरह की फिरौती या धमकी आई। सब कुछ सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था और अचानक एक आदमी गायब हो गया था। लेकिन मेरे लिए असली उलझन ये थी कि पुलिस की टाइमलाइन और मेरी याद में एक पूरा 40 मिनट का फर्क था और वो 40 मिनट आज तक कहीं दर्ज नहीं है। अगले 2 दिन तक मामला सामान्य गुमशुदगी की तरह ही चला।
लेकिन मेरे लिए चीज़ें सामान्य नहीं थीं, क्योंकि पुलिस की टाइमलाइन और मेरी याद के बीच जो 40 मिनट का गैप था वो मुझे लगातार बेचैन कर रहा था। 15 जून की शाम मुझे थाने बुलाया गया। वहां मुझसे फिर वही सवाल पूछे गए, तुमने उसे कहाँ देखा, कितनी देर बात हुई, उसने क्या कहा, किस दिशा में गया। मैंने हर बात दोहराई। मैंने कहा कि मैं शाम चौराहे पर 8 बजे के बाद उससे मिला था। उसने हल्की नीली शर्ट पहनी थी, हाथ में फोन था और वो पैदल ही पश्चिम की तरफ पड़ा था। पुलिस ने मेडिकल स्टोर और पास की 2 दुकानों का फुटेज फिर से निकाला। फुटेज में 7:20 पर वो साफ दिख रहा था। 7:22 पर सड़क पार करता है, फिर कैमरे की सीमा से बाहर चला जाता है। 7:23 से 8 बजे के बीच किसी भी कैमरे में वो दर्ज नहीं है। थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, देखो, कई बार मेमोरी कंफ्यूज कर देती है, खासकर जब बाद में घटना बड़ी हो जाए। उनकी बात लॉजिकली सही लग सकती थी, लेकिन मेरे पास कॉल लॉग था। मेरे फोन में 8:04 पर भाई को किया गया कॉल दर्ज था, जिसकी ड्यूरेशन 32 सेकंड थी। उस कॉल से ठीक पहले मैंने बाइक रोकी थी। अगर मैं रोहित से नहीं मिला था तो मैं 8 बजे वहां क्यों रुका था? उसी शाम पुलिस ने उसके मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। आखिरी आउटगोइंग कॉल 7:18 पर था, जो साइट के एक मजदूर को किया गया था। 7:21 के बाद उसके फोन की लोकेशन आखिरी बार मेडिकल स्टोर के पास ट्रेस हुई और फिर अचानक स्विच ऑफ। यहां तक सब ठीक था, लेकिन एक बात और सामने आई। 7:26 पर उसके नंबर पर एक मिस्ड कॉल आया था, एक अनजान नंबर से। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, लेकिन वो प्रीपेड सिम निकली, जो फर्जी पहचान पर ली गई थी। उस समय मुझे ये सब सामान्य इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस लगा, लेकिन असली झटका मुझे 16 जून की सुबह लगा। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने रोहित के हाथ में मोबाइल देखा था। मैंने कहा हाँ, साफ देखा था, क्योंकि उसने उसी फोन की स्क्रीन पर नजर डालकर कहा था, मुझे घर पहुंचना है। पुलिस अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन उसका फोन तो 7:21 पर बंद हो चुका था। उस क्षण मेरे भीतर जैसे कुछ बैठ गया। अगर फोन बंद था तो 8 बजे उसके हाथ में क्या था? क्या मैंने गलत देखा था? क्या वो किसी और का फोन था? मैंने खुद से कई बार पूछा, लेकिन उस रात की तस्वीर साफ थी। उसकी नीली शर्ट, सड़क की पीली रोशनी और उसके हाथ में काला मोबाइल। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि 7:20 के बाद उसने रोहित को नहीं देखा। पान वाले ने भी यही कहा। किसी ने 8 बजे के बाद उसे नहीं देखा। मैं अकेला व्यक्ति था जो दावा कर रहा था कि वो 8 बजे जिंदा था। इस बात ने मुझे खुद अपने ऊपर शक करने पर मजबूर कर दिया। घर आकर मैंने अपनी बाइक के डैश क्लॉक की फोटो देखी, जो मैंने सगाई वाले दिन मजाक में ली थी। उसमें समय लगभग वही था जो मेरी घड़ी बता रही थी, यानी मेरा समय गलत नहीं था। फिर सवाल यह था कि 7:22 के बाद से 8 बजे तक वो कहाँ था? पुलिस ने नदी किनारे सर्च कराया, उसके ऑफिस रिकॉर्ड्स देखे, बैंक ट्रांजैक्शंस चेक किए, लेकिन कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं मिली। उसकी वाइफ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा स्ट्रेस में था, लेकिन कोई खुली परेशानी नहीं थी। 17 जून की शाम मैं फिर उसी शाम चौराहे से गुजरा। मैंने जानबूझकर वही रास्ता लिया जहां मैं उससे मिला था। सड़क वही थी, दुकानें वही थीं, लेकिन उस जगह खड़े होकर मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैंने उस जगह पर बाइक रोकी और घड़ी देखी। ठीक 8 बजे थे। उस पल मुझे एक डिटेल याद आई जो मैंने पहले किसी को नहीं बताई थी। जब मैं उससे बात कर रहा था, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा था, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस समय मैंने इसे महत्व नहीं दिया था, पर अब वो जेस्चर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था।
क्या वो किसी को देख रहा था या वो पहले से डरा हुआ था? उस शाम जब मैं वापस लौटा तो पहली बार मुझे लगा कि ये सिर्फ मिसिंग पर्सन केस नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज की शुरुआत है जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक मेरे पास नहीं है। 17 जून की उस शाम के बाद मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। कम से कम बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मेरे भीतर उलझन और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जितना मैं उस रात को याद करता उतनी ही नई छोटी छोटी बातें सामने आने लगती थीं। 18 जून को पुलिस ने मुझे फिर बुलाया और इस बार सवाल थोड़े अलग थे। उन्होंने पूछा कि जब मैं रोहित से मिला था तो क्या उसने किसी का नाम लिया था, क्या उसने किसी खास दिशा में देखने की कोशिश की थी, क्या उसकी चाल सामान्य थी या घबराई हुई। मैंने ध्यान से सोचा और कहा कि वो भाग नहीं रहा था, वो सामान्य चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर जा रही थीं, जैसे वो किसी को अवॉइड कर रहा हो। पुलिस ने यह भी बताया कि उसके ऑफिस से पता चला है कि उस दिन शाम 7 बजे के बाद उसकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और न ही उसे किसी साइट पर जाना था, यानी 7:20 के बाद उसका वहां होना ही अनावश्यक था। इसी दौरान मुझे एक और बात याद आई। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने कहा था, मैं बस घर जा रहा हूं। लेकिन उसका घर उस दिशा में नहीं था जिस तरफ वो गया था। उसका घर पूर्व की तरफ पड़ता था और वो पश्चिम की तरफ पड़ा था। ये डिटेल मैंने पहले ध्यान से सोची ही नहीं थी। मैंने ये बात पुलिस को बताई। उन्होंने नक्शा निकालकर दिशा कंफर्म की और कुछ देर चुप रहे। उसी दिन शाम को मुझे रोहित के छोटे भाई का फोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं पूरी तरह श्योर हूं कि मैंने उसी से बात की थी। सवाल अजीब लगा, पर मैंने कहा कि हां, वो वही था। आवाज वही, चेहरा वही, चाल वही। उसने थोड़ी देर बाद कहा कि रोहित की नीली शर्ट तो घर पर टंगी मिली है। यह सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा कि पक्का देखा है क्या? उसने कहा कि हां, उसकी पत्नी ने पहचान कर बताया है कि वही शर्ट है जो वो अक्सर पहनता था, लेकिन 14 जून की शाम उसने सफेद चेक शर्ट पहनी थी। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरी याद में साफ था कि उसने हल्की नीली शर्ट पहनी थी। क्या मेरी याद गलत थी या घर वालों की? अगले दिन मैं खुद उनके घर गया। अलमारी में सचमुच एक नीली शर्ट टंगी थी, लेकिन वो नई जैसी लग रही थी। उसकी पत्नी ने कहा कि रोहित ने उस दिन सुबह सफेद चेक शर्ट पहनी थी, क्योंकि दोपहर में साइट विजिट थी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद शाम को उसने कपड़े बदल लिए हों, लेकिन उसके घर से गायब होने के बाद किसी ने उसे वापस आते नहीं देखा था। पुलिस ने कपड़ों के इस अंतर को नोट किया, लेकिन उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था। इसी बीच मोबाइल कंपनी से एक और जानकारी आई। 7:19 पर उसके फोन से लोकेशन पिंग आखिरी बार मेडिकल स्टोर के टावर से हुआ था, लेकिन 7:22 के बाद उसका फोन स्विच ऑफ होने के बावजूद 7:45 तक उसी टावर पर इनएक्टिव स्टेटस में रजिस्टर्ड रहा। इसका मतलब यह था कि फोन तुरंत दूर नहीं गया था, वो वहीं आसपास रहा। अगर फोन वहीं था तो 8 बजे मैं जिस आदमी से मिला उसके हाथ में जो मोबाइल था वो किसका था? 19 जून को पुलिस ने उस इलाके के एक और सीसीटीवी की फुटेज मंगवाई, जो एक निजी मकान के बाहर लगा था और सड़क के एक हिस्से को कवर करता था। फुटेज साफ नहीं थी, लेकिन 7:28 पर एक आकृति पश्चिम दिशा में जाती दिखती है। 8 बजे के आसपास उसी फुटेज में कुछ भी दर्ज नहीं है। उस शाम मैं फिर उसी जगह गया और इस बार मैंने अपने कदम गिने। मेडिकल स्टोर से शाम चौराहे तक पैदल आने में सामान्य चाल से लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं। यानी अगर वो 7:22 पर वहां से निकला था तो 7:35 तक शाम चौराहे पहुंच सकता था, लेकिन 8 बजे के बाद वहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं जितना सोचता उतना उलझता।
क्या संभव है कि मैंने किसी और को रोहित समझ लिया हो? लेकिन हमारे कस्बे में चेहरे इतने मिलते नहीं कि भ्रम हो जाए। और उसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया था। ये डिटेल मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी। उसने कहा था, अमित रुक जरा, अगर वो कोई और होता तो मेरा नाम कैसे जानता? उस रात के बाद से एक और चीज बदली। मुझे अक्सर लगता कि मैं किसी घटना को 2 बार सोच रहा हूं, एक बार जैसा हुआ था और एक बार जैसा रिकॉर्ड में लिखा है। और इन दोनों के बीच जो फर्क था वही मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। क्योंकि अगर रिकॉर्ड सही है तो मेरी याद गलत है, और अगर मेरी याद सही है तो फिर 14 जून की शाम 7:22 के बाद से लेकर 8 बजे के बीच कोई ऐसा समय है जो कहीं दर्ज नहीं हुआ। 20 जून तक मामला आधिकारिक रूप से इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस की स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन मोहल्ले में लोग धीरे धीरे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने लगे थे, जैसे हर छोटे कस्बे में होता है, जहां खबरें कुछ दिन गर्म रहती हैं और फिर रोजमर्रा की जिंदगी उन्हें ढक देती है। मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैं लगातार अपने दिमाग में 14 जून की शाम को दोहराता रहता था, खासकर वो पल जब रोहित ने मुझे नाम लेकर रोका था। उस डिटेल को मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद बाद में जोड़ दी गई स्मृति हो। लेकिन अब जब हर चीज को टाइमलाइन से मिलाया जा रहा था तो ये बात नजरअंदाज करना मुश्किल था। 21 जून को रोहित के परिवार ने उसके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी निकाली। 7:17 पर मेडिकल स्टोर के पास वाले एटीएम से उसने 5,000 रुपए निकाले थे। सीसीटीवी में वो दिखता है, सफेद चेक शर्ट में, और उसके बाद वही फुटेज खत्म हो जाती है। उसके पास नकद पैसा था, फोन था, बाइक थी जो मेडिकल स्टोर के पास खड़ी मिली। ये बात भी अजीब थी कि बाइक वहीं रह गई थी। अगर वो स्वेच्छा से गया होता तो बाइक क्यों छोड़ता? पुलिस ने यह मानकर चलना शुरू किया कि या तो वो किसी जानकार के साथ गया या फिर उसे किसी ने बुलाया। इसी बीच एक और बात सामने आई। 7:26 पर जो मिस्ड कॉल आया था वो नंबर 2 दिन बाद पूरी तरह बंद हो गया। टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि वो सिम सिर्फ 3 हफ्ते पहले एक्टिवेट हुई थी और किसी और पहचान पर ली गई थी। पुलिस ने इसे सस्पिशियस कहा, लेकिन ठोस लिंक नहीं मिला। मैं हर दिन नई जानकारी सुनता और हर बार अपनी 8 बजे वाली मुलाकात को उसके साथ फिट करने की कोशिश करता। 24 जून की रात मुझे अचानक एक बात याद आई। जब मैंने उससे पूछा था कि सब ठीक है, उसने जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए मोबाइल की स्क्रीन देखी थी, जैसे कोई मैसेज पढ़ रहा हो। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सोचता हूं तो सवाल उठता है कि अगर उसका फोन 7:21 पर बंद हो चुका था तो 8 बजे उसकी स्क्रीन पर क्या था? क्या संभव है कि उसने दूसरा फोन इस्तेमाल किया हो? लेकिन उसके परिवार या दोस्तों में किसी ने उसे दूसरा नंबर इस्तेमाल करते नहीं देखा था। 25 जून को पुलिस ने मुझे बताया कि रोहित के कॉल डिटेल में एक अनजाना नंबर पिछले 3 दिनों से बार बार दिख रहा था, लेकिन वो इनकमिंग था और बहुत कम ड्यूरेशन का। 14 जून की सुबह भी उसी नंबर से 5 सेकंड की कॉल आई थी। जब मैंने ये सुना तो मुझे अचानक याद आया कि 14 जून की शाम वो सामान्य से ज्यादा चुप था। उसने कोई मजाक नहीं किया, न ही सगाई के बारे में पूछा, जबकि आमतौर पर वो हर छोटी बात पर कमेंट करता था। उस दिन उसकी बातचीत छोटी और सीमित थी। एक और डिटेल जो मुझे परेशान करती रही वो ये थी कि उसने मुझसे हाथ मिलाया नहीं था। हम आम तौर पर हाथ मिलाते या कंधे पर हाथ रखते थे, लेकिन उस दिन उसने दूरी बनाए रखी थी। शायद ये सब सामान्य हो सकता था, लेकिन अब हर छोटी बात असामान्य लग रही थी। 26 जून को पुलिस ने आधिकारिक बयान में कहा कि रोहित को आखिरी बार 7:22 पर देखा गया था और उसके बाद वह अज्ञात परिस्थितियों में लापता हो गया। मेरे बयान का उल्लेख संभावित समय भ्रम के रूप में दर्ज किया गया। यह शब्द मुझे चुभा। क्या सचमुच मेरी मेमोरी भ्रम थी? उसी शाम मैं अपने फोन की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। 14 जून की शाम की एक तस्वीर थी जो मैंने बाजार में ली थी।
तस्वीर के कोने में एक डिजिटल घड़ी की रोशनी दिख रही थी जो पास की दुकान में लगी थी। समय 8:02 दिख रहा था। ये वही समय था जब मैं शाम चौराहे के आसपास था। तस्वीर में पीछे धुंधली आकृति दिख रही थी, लेकिन स्पष्ट नहीं। मैंने जूम किया, क्लैरिटी नहीं आई। हो सकता है वो कोई भी हो, लेकिन उस फोटो के मेटा डेटा में लोकेशन वही दर्ज थी जहां मैं रोहित से मिला था। अगर मैं 8 बजे वहां था तो उससे पहले मैं उससे मिला था, यानी 7:22 के बाद से 8 बजे तक कम से कम 35 से 40 मिनट का गैप है जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि उस गैप में मेरी याद पूरी तरह साफ है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो समय जैसे अस्तित्व में ही नहीं था। 27 जून तक मामला आधिकारिक तौर पर ठंडा पड़ चुका था। पुलिस ने खोज जारी रखने की बात कही, लेकिन जांच की रफ्तार साफ कम हो गई थी और मोहल्ले में लोग धीरे धीरे इस घटना को शायद कहीं चला गया होगा कहकर समझाने लगे थे। लेकिन मेरे लिए ये मामला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी याद और रिकॉर्ड के बीच जो फर्क था वो हर दिन और भारी होता जा रहा था। उसी हफ्ते मैं रोहित के घर फिर गया, उसकी पत्नी से मिलने नहीं बल्कि उसके कमरे को एक बार देखने के लिए। मैंने बहाने से कहा कि अगर कोई ऑफिस से जुड़ा कागज हो तो बता देना। कमरे में सब सामान्य था, मेज पर फाइलें, अलमारी में कपड़े और चार्जर बोर्ड में लगा हुआ था। तभी मेरी नजर उसकी घड़ी पर गई जो मेज पर रखी थी। उसकी घड़ी की बैटरी खत्म थी और समय 7:22 पर अटका हुआ था। यह शायद सामान्य बात थी, लेकिन वही समय पुलिस रिकॉर्ड का आखिरी कंफर्म समय भी था। मैंने उस घड़ी को हाथ में लिया और वापस रख दिया। लौटते समय मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि अगर वो 7:22 के बाद किसी के साथ गया था तो 8 बजे मैं किससे मिला। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी याद को दोबारा परखूंगा। मैं ठीक उसी समय यानी शाम 8 बजे शाम चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ। सड़क पर वही दुकानें, वही हल्की भीड़, वही स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। मैंने अपनी बाइक उसी जगह रोकी जहां उस दिन रोकी थी। मैंने घड़ी देखी, 8:03। मैंने आंखें बंद की और उस शाम को दोहराने की कोशिश की। तभी मुझे एक और डिटेल याद आई जिसे मैंने अब तक नजरअंदाज किया था। जब मैंने उससे पूछा था कि सब ठीक है, उसने जवाब देने में थोड़ा समय लिया था, जैसे वो तय कर रहा हो कि क्या कहना है। और उसने जो कहा था वो शब्दशः मैं घर जा रहा हूं था, जबकि आम तौर पर वो कहता था चल रहा हूं घर। ये फर्क छोटा था, लेकिन मुझे अब बड़ा लगने लगा था। उसी शाम मैंने उस मेडिकल स्टोर वाले से फिर बात की। उसने साफ कहा कि 7:25 के बाद उसने रोहित को नहीं देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई और उसी तरह का आदमी उस दिन आसपास था। उसने मना कर दिया। हमारे कस्बे में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, गलतफहमी इतनी आसानी से नहीं होती। घर लौटकर मैंने अपने फोन की पूरी कॉल हिस्ट्री निकाली। 8:04 का कॉल दर्ज था, लेकिन उससे पहले 7:58 पर मेरे फोन पर 1 सेकंड का इनकमिंग कॉल आया था जो तुरंत कट गया था। यह डिटेल मैंने पहले नोटिस नहीं की थी। वो नंबर अननोन था। मैंने वो नंबर मिलाया, बंद था। अगले दिन मैंने ये बात पुलिस को बताई। उन्होंने नंबर लिया और कहा कि चेक करेंगे। 2 दिन बाद जवाब मिला कि वो सिम भी फर्जी पहचान पर ली गई थी और अब इनएक्टिव है। अब मेरे पास 2 अननोन नंबर थे जो उसी शाम आसपास सक्रिय हुए थे। इसके बाद एक और बात सामने आई जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। रोहित के फोन की अंतिम लोकेशन मेडिकल स्टोर के पास थी, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि घर में रखे उसके दूसरे पुराने फोन में एक मैसेज ड्राफ्ट मिला था जो भेजा नहीं गया था। उस ड्राफ्ट में सिर्फ इतना लिखा था, अगर मैं देर से आऊं तो, और उसके बाद कुछ नहीं। वो मैसेज उसी दिन दोपहर 3 बजे का था।
ये सब जोड़ने पर तस्वीर साफ नहीं हुई, बल्कि और धुंधली हो गई। 7:22 के बाद उसका फोन बंद, 7:45 तक वही टावर, 8 बजे मेरी उससे मुलाकात, 8:04 का मेरा कॉल, 7:58 का अननोन इनकमिंग और 2 फर्जी सिम। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है वो ये कि मैंने जिस आदमी से बात की उसने मुझे नाम लेकर रोका था, मेरी आंखों में देखकर बात की थी और बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। अगर वो रोहित नहीं था तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो न सिर्फ उसकी तरह दिखता था बल्कि मुझे भी पहचानता था। और अगर वो रोहित था तो 7:22 के बाद वो आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर क्यों हो गया? केस बंद नहीं हुआ लेकिन आगे नहीं बढ़ा। लोग मान चुके हैं कि वो या तो कहीं चला गया या उसके साथ कुछ अनहोनी हुई, लेकिन मेरे लिए सवाल वही है। 14 जून 2019 की शाम 7:22 से लेकर 8 बजे के बीच क्या हुआ था? और अगर मैं उस दिन शाम चौराहे पर नहीं रुकता तो शायद मुझे भी यही लगता कि आखिरी बार उसे 7:22 पर ही देखा गया था। उसके बाद मामला धीरे धीरे फाइलों में दब गया। पुलिस ने कभी ये नहीं कहा कि केस बंद है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई ठोस दिशा मिली है। रोहित की पत्नी कुछ महीनों बाद अपने मायके चली गई। उसकी बेटी अब स्कूल जाती है। मोहल्ले में लोग अब उसका नाम कम लेते हैं। जब भी बात होती है तो लोग वही कहते हैं, शायद कहीं चला गया होगा, आदमी था, परेशान रहा होगा। समय के साथ हर घटना सामान्य शब्दों में ढल जाती है, लेकिन मेरे लिए वो 14 जून की शाम अब भी सामान्य नहीं हुई है। मैं कई बार खुद को समझाने की कोशिश करता हूं कि शायद मैंने समय गलत देखा होगा, शायद मैंने किसी और को रोहित समझ लिया होगा, शायद उस शाम की थकान ने याद बदल दी होगी। लेकिन जब भी मैं अपने फोन का पुराना कॉल लॉग देखता हूं और 8:04 का वो कॉल देखता हूं, मुझे याद आता है कि उससे ठीक पहले मैं बाइक रोके खड़ा था और रोहित मेरे सामने था। उसने मेरी तरफ देखा था, बिल्कुल सामान्य तरीके से, और कहा था कि वो घर जा रहा है। उसके बाद वो पश्चिम की तरफ बढ़ गया था। ये बात अब भी मेरे दिमाग में साफ है। मैं आज भी शाम चौराहे से गुजरता हूं तो अनायास घड़ी देख लेता हूं। अगर समय 8 के आसपास होता है तो कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाता हूं। वहां अब भी वही दुकानें हैं, वही रोशनी है, वही सड़क है, सब कुछ वैसा ही है जैसा उस शाम था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जगह का एक हिस्सा मेरे लिए हमेशा अधूरा रहेगा। मुझे किसी आवाज की याद नहीं है, किसी साए की नहीं, किसी अजीब घटना की नहीं। मुझे सिर्फ एक सामान्य मुलाकात याद है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा भारी है कि एक आदमी की आखिरी आधिकारिक मौजूदगी 7:22 पर खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी याद में वो 8 बजे तक जिंदा है। 4 साल हो चुके हैं। अब मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। लोग मानते हैं कि समय के साथ सब साफ हो जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं साफ नहीं होती, बस चुप हो जाती हैं। रोहित का मामला भी शायद अब चुप हो चुका है, लेकिन जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आखिरी बार उसे कब देखा गया था, मैं जवाब देने से पहले एक पल रुकता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड और मेरी याद दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और सच कहूं, आज भी मुझे नहीं पता कि उस शाम मैं किसे चुनूं। मैं आज भी तय नहीं कर पाया हूं कि उस शाम मैंने जो देखा वो सच था या मेरी याद का खेल। लेकिन एक बात साफ है, उस 40 मिनट का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, सच में वहां क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही रियल किस्से सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ रात्रि।